हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अमित मिश्रा आपके बीच उपस्थित हूँ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए हमेशा की तरह आपके बीच उपस्थित हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना सेशन जो है वो सितंबर 2020 का सेशन आज से स्टार्ट होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको लास्ट मंथ अगस्त के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो आज से अपना सेशन जो है वो सितंबर का स्टार्ट होगा। अभी तक हम लोग अगस्त की सीरीज़ पढ़ रहे थे, और अगर किसी ने अगस्त का करंट अफेयर्स किसी ने देखना हो, किसी को पढ़ना हो, तो वो यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के प्लेलिस्ट से अगस्त करंट अफेयर्स को जो भी 11 से 12 वीडियोज़ हैं उनको आप देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे इस एक शानदार सी बात के साथ। ठीक है, ये जो है एक बहुत बड़े कवि लेखक शिवमंगल सिंह सुमन जी का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ठीक है, तो बहुत ही शानदार बात ये यहाँ पर लिखी हुई है, शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा कही गई है। तो इसको जो है इसको पढ़िएगा, इस पर आप अपना जो है ध्यान देखिएगा। क्या इससे आप क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और पिछले सेशन में जो है वो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये था कि भगत आंदोलन किससे संबंधित है, क्या है। तो उसका यहाँ पर उत्तर दिया गया हुआ है कि भगत आंदोलन जो है वो भील जनजाति, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स भील है, उससे संबंधित है, जो कि मुख्यतः राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भील जनजाति पाई जाती है। मुख्य रूप से राजस्थान क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। तो भगत आंदोलन होता क्या है, एक्चुअली वास्तव में होता क्या इसमें कि जब भी कोई भील भगत हो जाए, भगत का मतलब जो है एक प्रकार से वो जब संन्यास वगैरह यानी अपना ग्रहण करता हो, तो जब भी कोई जो भगत होता है, वो भील जो कोई भगत हो जाता है, तो उसे ये मांस जो है, अंडे और शराब यानी जो जितनी भी ये इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको त्यागना पड़ता है। वो दहेज आदि का को भी स्वीकार नहीं करता है। तो ये आंदोलन जो है भील जनजाति का जो आंदोलन है, भगत आंदोलन, ये लगभग 300 साल पुराना है। और राजस्थान के मावजी सबसे पुराने भगत थे। तो उनके राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में काफ़ी अनुयायी हैं। तो मुख्यतः मैंने पहले ही बताया था कि राजस्थान से ये संबंधित है आंदोलन, मुख्य रूप से भगत आंदोलन। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि भगत आंदोलन किस जनजाति संबंधित है, तो भील से। और क्या कहते हैं, कब कितना पुराना है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ, इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि भारत का ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं और कहाँ स्थित है। तो उड़ीसा में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। और भारत में कहाँ स्थित है, पुरी यानी कि ओडिशा राज्य में स्थित है, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। यूनेस्को ने कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, यूनेस्को ने उसे वर्ष 1984 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया हुआ है। ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको जो है वो दर्जा मिल चुका है 1984 में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, इसको आप जरूर लिखिएगा। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब इसको अनाउंस किया गया था, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो वो 1984। थर्ड क्वेश्चन था कि गरीबों की कथकली नेहरू जी ने किसे कहा था। तो एक ओटाम थुल्लाल, जो कि केरल का एक लोक नृत्य है। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, ओटाम थुल्लाल, जो कि क्या है, केरल का एक लोक नृत्य है। ठीक है ना, इसे 18वीं शताब्दी में किसने इसका स्थापित किया था, इस नृत्य को। तो एक व्यक्ति का नाम लिखा कुंचन, क्या लिखा, कुंचन नाम्बियार, उन्होंने स्थापित किया था इस ओटाम थुल्लाल नृत्य को। संस्थापक थे 18वीं सदी में, जो कि इस समय आज केरल का लोक नृत्य है ये। और इसे ही नेहरू जी ने गरीबों की कथकली कहा था। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपनी यानी कि ये जो भारतीय संस्कृति है, जो कल्चर के बारे में यहाँ पर मैंने आपसे पूछे थे। आज भी इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा लास्ट में, तो आप देखोगे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन है पीके बनर्जी, ऑप्शन सेकंड ध्यानचंद सिंह, मिल्खा सिंह, और 4 ऑप्शन है चुन्नी गोस्वामी। ठीक है, तो अब बहुत ही ये गेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और अब तक मेरी जो है आप आंसर गेस कर चुके होंगे। ये फोटो में व्यक्ति को देखकर आप आंसर गेस कर चुके होंगे कि राष्ट्रीय जो खेल दिवस मनाया जाता है वो किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है ध्यानचंद सिंह, वो सही है। जो फोटो में व्यक्ति आपको ये देख रहे हैं ध्यानचंद सिंह ही हैं, और इन्हीं के जयंती को मनाने के लिए ही राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है वो सारा सब कुछ हम लोग समझते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, भारतीय हॉकी जो है लीजेंड मेजर ध्यानचंद सिंह
जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा हॉकी के जादूगर ध्यानचंद सिंह। तो उन्हीं की जयंती मनाने के लिए 29 अगस्त जो है उसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। होता क्या, क्यों मनाते हैं खेल दिवस? तो खेल के महत्व पर आम जनता में जागरूकता पैदा करने और भारत में खेलों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। दूसरी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात लिखी है कि ये कब से मना रहे हैं, तो भारत सरकार ने 2012 में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, ठीक है। तो ये कब 2012 को ये निर्णय लिया गया, तब से ये लगातार मनाया जा रहा है। ध्यानचंद के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरी एक बात जो है इम्पोर्टेंट, ध्यानचंद का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के जो है इलाहाबाद, यानी जो आज प्रयागराज है, तो उसी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 को उनका जन्म हुआ था। और भारतीय खेल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय खेल 2020 जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के दौरान आभासी राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार समारोह की मेजबानी की। आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि जो होता क्या है कि हर साल जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं, राजीव गांधी रत्न जो है राजीव गांधी खेल पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, ठीक है, ध्यानचंद अवार्ड, इस तरह के जो ये अवार्ड दिए जाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो होते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में, वहाँ पर, ठीक है, विज्ञान भवन के, यानी कि उसमें जो खेल प्राधिकरण है उसके द्वारा, विज्ञान भवन खेल प्राधिकरण के द्वारा मिलकर वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में वहाँ पर दिए जाते हैं। इस बार कोविड-19 के चलते ऐसा संभव नहीं था, इस वजह से वर्चुअल यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अवार्ड खिलाड़ियों को दिए गए। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अगला जो है यहाँ पर साई के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साई का मतलब यहाँ पर क्या है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण, उसके बारे में लिखा है। उसके डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है उसके, तो संदीप प्रधान। और कार्यकारी निर्देशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं वो है अंजन कुमार मिश्रा। कार्यालय मुख्य कहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली। किसका, खेल प्राधिकरण का, यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पर सारी बातें आपको जो भी ये 2 से 4 पॉइंट जो भी थे ये यहाँ पर आपको लिखने थे, और आपने लिख भी लिए होंगे। किसकी जयंती पर मनाते हैं, कब से मना रहे हैं, ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ध्यानचंद के बारे में जो है गूगल करके आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही मोटिवेटेड इनकी स्टोरी है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, कुछ आप सीख सकेंगे ध्यानचंद के बारे में, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऑप्शन है 10 लाख, ऑप्शन दूसरा है 25 लाख, तीसरा ऑप्शन है 15 लाख, और चौथा ऑप्शन है 30 लाख। यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है उसमें अभी तक 7.5 लाख रुपए नकद राशि, कैश प्राइज जो होता है वो मिलता था, कितना, 7.5 लाख, ठीक है। अभी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया कि आपसे पूछ रहा है। उसके साथ साथ 4 और अवार्ड्स हैं, उनकी भी राशि बढ़ाई गई, पुरस्कार राशि आगे स्लाइड में देखेंगे। इसका जो सही आंसर है प्रश्न नंबर 2 का वो है 25 लाख, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। चलते हैं डिटेल्स पढ़ते हैं। तो 29 अगस्त को जो कि नाम क्या लिखा हुआ, किरण रिजिजू, ठीक है ना, जो कि खेल मंत्रालय, ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, ठीक है। तो इन्होंने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में वृद्धि की घोषणा की, 4 में नहीं, यहाँ पर 5 में वृद्धि की घोषणा की। अभी आप देखोगे कौन कौन से पुरस्कारों में। तो खेल रत्न पुरस्कार, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसकी राशि 7.5 लाख से कितनी हो गई है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो 7.5 लाख से कितनी हो गई है, 25 लाख रुपए हो गई है, ठीक है। कितना, 7.5 से 25 लाख रुपए हो गई। और वहीं पर लिखा है कि अर्जुन पुरस्कार के लिए राशि कितनी हो गई है, तो यहाँ पर अगर आप देख पाओगे 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना हो गया, 15 लाख रुपए, किसमें, अर्जुन पुरस्कार में। अभी तक 5 लाख मिलते थे, 15 लाख दिए गए। आजीवन द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी कि लाइफ टाइम जो, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। ये मैं आपको राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों पर भी एक अलग से लेक्चर मिलेगा। तो आजीवन जो लाइफ टाइम द्रोणाचार्य जो अवार्ड है उसमें भी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना, 15 लाख रुपए। और नियमित द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी कि जो रेगुलर द्रोणाचार्य अवार्ड है उसमें 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख। और जो कि ध्यानचंद पुरस्कार मिलता है वो 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया। तो ये यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है कौन से पुरस्कार में राशि कितनी कर दी गई है वो आप यानी पॉइंट टू पॉइंट उसको लिख लीजिएगा। कौन सा खेल पहले कितनी मिलती थी अब कितनी हो गई है, ऐसे इसको लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपसे, इन जो कि चेंज हुआ है ये सब, इनके बारे में क्वेश्चन आपसे जरूर आपको देखने को मिलेगा कि अर्जुन पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई। तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए आपको कॉपी पर अपनी लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा हुआ है कि कौन सी राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है, जिसके तहत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को
उनके घरों तक सड़क संपर्क मिलेगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। योजना का नाम है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, यानी कि खेल क्षेत्र से जुड़ी है। पूछ रहा है किस राज्य ने शुरू की है। योजना के अंतर्गत क्या होगा कि उस राज्य में 29 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जो यानी कि और भी हैं, लेकिन 29 अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी 19 यहाँ पर लिखा हो 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क, यानी कि उनके घर तक सड़क का निर्माण किया जाएगा, जो भी 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड पर देखते हैं डिटेल्स। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो है ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है, जिसके तहत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क मिलेगा। ठीक है, तो ये बात मैंने पहले ही आपको बताई। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया हुआ है कि प्रारंभिक सूची में क्या है कि 19 खिलाड़ी शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय, बाद में अधिक खिलाड़ियों को जोड़े जाने की उम्मीद है। अभी 19 हैं और 19 से बढ़ाकर यहाँ पर संख्या बढ़ाई जाएगी खिलाड़ियों की, जिनको उनके घर तक सड़क संपर्क दिया जाएगा। इस सूची में भारतीय क्रिकेटरों में भुवनेश्वर कुमार, जो यानी कि कौन कौन से भारतीय क्रिकेटर जिनका इस 19 खिलाड़ियों की लिस्ट में नाम शामिल है, भुवनेश्वर कुमार है, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ जैसे जो भारतीय क्रिकेटर हैं वो यहाँ पर शामिल हैं इस 19 वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में। एक सड़क का नाम स्वर्गीय क्रिकेटर और पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के नाम पर भी किया जाएगा, जो कि अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से चेतन चौहान जी का निधन हुआ था, जो कि पूर्व क्रिकेटर भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। ठीक है, तो इनके नाम पर भी एक सड़क का निर्माण इनके गाँव तक किया जाएगा, इनके घर तक। तो ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। योजना क्या है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। योजना का मोटो क्या है, राज्य के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क देना, उनके घर तक सड़क का निर्माण करना। ठीक है, उस पहली लिस्ट में अभी 19 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, आगे बढ़ाकर उनको यानी कि संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न संख्या 4 पर, प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन है। ठीक है ना, यानी कि देश का पहला दिव्यांग खिलाड़ी कौन बना जिसने तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड जो है प्राप्त किया हो, यानी कि तेनजिंग नोर्गे साहसिक अवार्ड दिया जाता है और वो अवार्ड पाने वाला भारत का पहला दिव्यांग खिलाड़ी कौन बना। ऑप्शन देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन 2 मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन 3 है सत्येंद्र सिंह लोहिया, ऑप्शन 4 है दीपा मलिक। यहाँ पर जो इसका आंसर है वो ऑप्शन 3 यानी कि सत्येंद्र सिंह लोहिया जो हैं वो देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने जिनको तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड दिया गया। डिटेल समझते हैं अगले स्लाइड में। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश के जो पैरा तैराक हैं, ठीक है ना, यानी कि ये क्या है, तैराक हैं। कौन सा खेल खेलते हैं, ये है कि ये क्या तैराक हैं। तो और कहाँ से हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार खिलाड़ियों के बारे में पूछने को मिलते हैं कि जो है सत्येंद्र सिंह लोहिया पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने जिनको ये अवार्ड दिया गया, वह किस राज्य से संबंधित हैं, किस स्टेट से वे बिलोंग करते हैं। तो मध्य प्रदेश के पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया देश के पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पर आज लिखा हुआ है, आज का नहीं है, टाइपिंग पहले की गई है तो यहाँ पर आज लिखा हुआ है। ठीक है, तो वह केवल और क्यों ये अवार्ड इनको क्यों मिला, तो इनकी एक उपलब्धि जो कि वर्ल्ड लेवल पर यानी यहाँ पर देखी गई, क्या है कि अमेरिका में क्या लिखा हुआ है कि वह केवल 11 घंटे 34 मिनट में अमेरिका में 42 किलोमीटर के कैटलीना चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई दिव्यांग तैराक बने। यानी कि वो पहले एशियाई दिव्यांग तैराक हैं, पहले एशियाई दिव्यांग तैराक जिन्होंने अमेरिका में 42 किलोमीटर के कैटलीना चैनल को पार किया हो, वो भी 11 घंटे 34 मिनट में। तो इनकी इसी उपलब्धि, इनकी इसी अचीवमेंट के कारण ये इनको सम्मान दिया गया है, कौन सा, तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड। ठीक है, तेनजिंग नोर्गे नाम आपने बहुत सुना होगा। ये कौन थे, तो ये नेपाल के, ठीक है ना, नेपाल के कौन थे, पूर्व पर्वतारोही। ठीक है, कहाँ के थे ये, तो ये नेपाल के पर्वतारोही। ठीक है, नेपाल के पर्वतारोही थे कौन, तेनजिंग नोर्गे। और एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले ये पहले मानव थे, यानी कि प्रथम मानव चढ़ाई इन्हीं के द्वारा की गई थी, तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड और ये नेपाल से। तो इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, किसके नाम पर, तेनजिंग नोर्गे के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। और ये पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बने हैं, तो सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये जो अमेरिका का ये कैटरीना चैनल पार किया हुआ था, तो ये उसी टाइम की ये फोटो है। यहाँ पर जो बैकग्राउंड क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा कि
कैटलिना चैनल किस देश में स्थित है? कहाँ पर है? अमेरिका में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे जीके के रूप में पूछ सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 5 पर। लिखा हुआ है कि अगस्त 2020 में निधन हुए जिनका निधन हुआ पुरुषोत्तम राय एक हैं, ठीक है ना, यानी कि एक व्यक्ति है पुरुषोत्तम राय, अगस्त 2020 में उनकी डेथ हुई। तो पूछ रहा है वो कौन है? ऑप्शन 1 है पर्यावरणविद हैं, या फिर ऑप्शन 2 राजनेता हैं, ऑप्शन 3 एथलेटिक्स कोच है, या फिर ऑप्शन 4 वास्तुकार हैं। यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 एथलेटिक्स कोच थे। कौन? पुरुषोत्तम राय, जिनका निधन अभी अगस्त 2020 में हुआ है। ठीक है, 28 अगस्त को इनका निधन हो गया था। डिटेल्स में अभी आप देखोगे कि इनको इसी बार इनको जो है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था। और 29 अगस्त को अवार्ड पाने से मात्र एक दिन पहले 28 अगस्त को इनका निधन हो गया। ठीक है, तो एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का 79 ईयर्स की एज में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। ठीक है, एक दिन पहले उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार, बताया था मैंने अभी आपको, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। ठीक है, जो कि ऐसा हो नहीं पाया, ये जो है इनका निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई। ये फोटो में जो आप व्यक्ति देख रहे हैं यही है पुरुषोत्तम राय। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय पास्ट अवे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगली लाइन यहाँ पर लिखी, पुरुषोत्तम राय जो है स्वर्गीय एन लिंगप्पा और वी बेडू के बाद एथलेटिक्स में कर्नाटक से पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे व्यक्ति थे। यानी कर्नाटक के वो तीसरे ऐसे व्यक्ति जिन्हें यह द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल रहा है। उनसे पहले उन 2 लोगों को मिला था जिनके नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो वो इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कम होगी, लेकिन जो है ये ध्यान रखना है कि ये व्यक्ति कौन थे, क्योंकि जब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में जब क्वेश्चन बनेंगे उससे, तो उसके क्वेश्चन, उसके क्विज भी मैं कराऊंगा आपको। तो वहाँ पर आप देखोगे इस तरह से क्वेश्चन होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति ऐसा कोच जो यानी कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की अनाउंसमेंट के बाद उसका डेथ हो गया और एक दिन पहले, ऐसा करके होंगे। तो पुरुषोत्तम राय इनका नाम है। ये बात आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ ही यहाँ पर आपको दिखेगी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6। लिखा हुआ है कि ब्रायन ब्रदर्स, ठीक है ना, ब्रायन भाइयों यानी कि ब्रायन ब्रदर्स, नाम क्या है? बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन, जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वह किस खेल से जुड़े हैं? यानी दोनों भाई हैं, ब्रदर हैं, ब्रायन ब्रदर्स बोला के नाम से ही फेमस है दोनों। एक का नाम है बॉब ब्रायन और एक का नाम है माइक ब्रायन। पूछ रहा है वो कौन से खेल से जुड़े हुए हैं जिससे उन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, दोनों भाइयों ने। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टेनिस जो है वो गेम से दोनों जुड़े हैं जिससे वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। अगले स्लाइड में यहाँ पर आप देखोगे ये दोनों ब्रदर्स हैं, यहाँ पर ब्रायन ब्रदर्स के नाम से इनकी जोड़ी फेमस है। और ये सबसे सफल अमेरिकी युगल टेनिस कहाँ के हैं? सबसे पहली बात तो अमेरिका के हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं कि जो ब्रायन ब्रदर्स जिन्होंने हाल ही में टेनिस से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया वह किस देश से संबंधित हैं? तो अमेरिका से हैं, ठीक है ना। और युगल टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, एक साथ दोनों खेलते हैं। चूँकि क्या होता है ना, आप देखते हो एक यानी कि सिंगल होता है, सिंगल्स प्रतियोगिता होती है, डबल्स प्रतियोगिता होती है, डबल्स चैंपियनशिप, सिंगल चैंपियनशिप, तो ये डबल्स चैंपियनशिप में खेलते हैं और सबसे सफल अमेरिकी युगल टेनिस खिलाड़ी हैं। 42 वर्षीय समान जुड़वा यानी कि दोनों की एज 42 साल है, क्योंकि दोनों कैसे दोनों जुड़वा भाई हैं, चार्ल्स बॉब ब्रायन और माइकल कार्ल माइक ब्रायन। ठीक है, इन्होंने सेवानिवृत्ति घोषणा की। उन्होंने लगभग 119 ट्रॉफियाँ जीती हैं, लगभग 119 ट्रॉफीज जीती हैं, 16 ग्रैंड स्लैम हैं, 39 एटीपी मास्टर हैं, 1000, ठीक है ना, 4 निट्टो एटीपी, यानी कि ये सब यहाँ पर दिया गया हुआ, इतना सब आप नहीं याद रख पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा ये किस खेल से संबंधित है और किस देश से संबंधित हैं, दोनों भाइयों का नाम, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 7। लिखा हुआ है कि उस प्रथम भारतीय मूल की महिला का नाम बताइए जिसे स्मारक ब्लू पट्टिका से सम्मानित किया गया, यानी कि ब्लू लंदन प्लॉक से उसको सम्मानित किया गया है। तो अब तक आप फोटो देख चुके होंगे और आंसर गेस कर चुके हैं। गेस क्या करना, आप आंसर पढ़ भी चुके होंगे। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नूर इनायत खान, ये जो महिला आप देख रहे हैं नूर इनायत खान है, ये देखिएगा यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो ये नूर इनायत खान जो है प्रथम जो है भारतीय मूल की पहली महिला बनी है जिन्हें ब्लू लंदन प्लॉक यानी कि ब्लू पट्टिका, लंदन की ब्लू पट्टिका से सम्मानित किया गया है। ब्लू पट्टिका क्या कहते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि नूर इनायत खान ब्रिटेन के द्वितीय विश्व युद्ध के जासूस, यानी जब ब्रिटेन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें ये ब्रिटेन की तरफ से जासूस थे जिन्होंने स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव में काम किया था। ठीक है, यूके में उन्होंने अपने पूर्व परिवार के घर, इनका जो यूके में यूनाइटेड किंगडम में जो इनका घर है, ठीक है ना, वहीं इन्हीं के स्मारक पर ब्लू पट्टिका सम्मान से यहाँ इनको दी गई, उनको सम्मान दिया गया हुआ है।
ब्लू पट्टिका, ठीक है, यानी कि इसको क्या ऐसे इंग्लिश में इसको लिखा जाता है, स्पेलिंग इसकी क्या होती है, ब्लू तो आप जानते हैं, ठीक है। और लंदन, और प्लॉक यानी कि PLA, ठीक, क्या है, PLAQUE, ठीक है, ये ए है यहाँ पर, PLAQUE यानी पट्टिका इसको बोलते हैं, प्लॉक। तो ब्लू प्लॉक से सम्मानित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? नूर इनायत खान। नूर इनायत खान जो है ब्रिटेन की पहली मुस्लिम युद्ध नायिका थी, यानी कि ब्रिटेन में जब युद्ध चल रहा था दूसरा, तो युद्ध में नायिका बनने वाली वो पहली महिला मुस्लिम महिला थी, ठीक है। और फ्रांसीसी प्रतिरोध की सहायता से ब्रिटेन के नाजी कब्जे वाले में फ्रांस से भेजे गए पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर हैं। यानी इन्होंने कुल मिला के विश्व युद्ध में ब्रिटेन का यहाँ नेतृत्व किया था, ब्रिटिश सेना का। और 1 जनवरी 1914 को मॉस्को में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। नूर इनायत खान, नाम याद रखें। ये पिक्चर आप यहाँ पर इनकी फोटो देख रहे हैं, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न संख्या 8 पर। आंसर यहाँ पर साथ में दिया गया हुआ, कौन सा राज्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र शुरू करने जा रहा है? आंध्र, कर्नाटका, केरला या फिर MP? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि केरला इसका सही आंसर है। आप देख रहे हैं, तो सामाजिक न्याय, महिला और बाल विकास विभाग के सचिव बीजू प्रभाकर, ठीक है ना, जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो डिपार्टमेंट जो है, उसके जो सचिव हैं, उसके जो सेक्रेटरी हैं बीजू प्रभाकर, उन्होंने घोषणा की है कि केरल भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र IWTC, ठीक है ना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वुमेन ट्रेड सेंटर की स्थापना केरल के कोच्चि के अंगमाली में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ करेगा। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य होते हैं, यानी कि SDG बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना, SDG। तो SDG लक्ष्यों के हिसाब से ये सेंटर बनेगा, और ये कहाँ बनेगा? केरला के कोच्चि के अंगमाली में, यानी कि केरला में एक जगह है कोच्चि, बहुत फेमस, और कोच्चि में ही जगह है अंगमाली, वहाँ पर बनेगा क्या? IWTC, इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर, ठीक है, जो कि भारत का पहला होगा। और यह घोषणा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री केरला स्टेट काउंसिल द्वारा आयोजित वेबिनार के द्वारा की गई, ठीक है। यानी कि इसकी घोषणा की किसने की है? तो फिक्की का जो स्टेट काउंसिल है, फिक्की एक हमारा नेशनल संस्था है, एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और हर स्टेट में उसका क्या है? एक काउंसिल है, तो उसी के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई, फिक्की के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ शुरू होने जा रहा है? तो कहाँ पर? केरला के कोच्चि में, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें केरला की, तो केरला के CM का नाम जो है आपको मालूम है क्या है? P विजयन, ठीक है ना। केरला के CM का नाम क्या है? P विजयन है। केरला के अगर राज्यपाल गवर्नर की बात करी जाए तो वो भी आप नाम जानते हैं, लिख लेना अगर नहीं पता है तो, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है ना। केरल के गवर्नर राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान क्या हैं? केरल के राज्यपाल हैं, ठीक है। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान काफ़ी चर्चा में रहते हैं, काफ़ी चर्चा में रहे हैं अपने यानी कि स्टेटमेंट्स को लेकर, ठीक है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं, इनके बारे में आप सुनते रहते होंगे, पढ़िएगा इनको, समझिएगा क्या कैसे है। तो ये यहाँ पर ध्यान दिया होगा आपने। CM कौन है? P विजयन, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं। और केरला में जो है साइलेंट वैली, पेरियार, एराविकुलम नेशनल पार्क वगैरह हैं। कौन कौन से? एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरला में, पेरियार नेशनल पार्क है, एराविकुलम नेशनल पार्क है, ठीक है। ये सारे सब कुछ मैंने आपको बताए हैं और समय समय पर आगे बताते रहेंगे। बात अगर यहाँ पर की जाए फिक्की की, ठीक है, बात यहाँ पर अगर किसकी की जाए, फिक्की की बात की जाए, तो फिक्की का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स। ये यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ से, ठीक है ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का ये फुल फॉर्म है। फिक्की की जो है स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका है वो 1927, ठीक है। फिक्की की स्थापना जो है वो GD बिड़ला, ठीक है, कौन? घनश्याम दास बिड़ला नाम आपने सुना होगा, GD बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ठीक है ना, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ठीक है ना, PD ठाकुर और GD बिड़ला, इन दोनों लोगों के द्वारा गांधी जी की सलाह पर 1927 में फिक्की की स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में फिक्की का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और फिक्की की जो इस समय प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है संगीता रेड्डी, ठीक है, ये जरूर आप लिख लीजिएगा। वर्तमान समय में जो फिक्की की अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है संगीता रेड्डी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, स्थापना 1927, संस्थापक GD बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ठीक है। इसको आप, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं इनको आपको लिखना है। छूट गया है तो वीडियो को आप जो है स्टॉप करिएगा, पॉज करिएगा, तब लिखिएगा।
आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने प्रश्न संख्या 9 पर। लक्षद्वीप प्रशासन के संघ ने क्या लिखा हुआ है कि लक्षद्वीप प्रशासन के संघ ने कौन से राज्य के वन विभाग के सहयोग से प्रोजेक्ट बार्न उल्लू यानी कि प्रोजेक्ट बारनाउल को लागू किया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हैं और देख रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और केरला। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो सही आंसर है। ठीक है ना, केरल राज्य के वन विभाग के सहयोग से लक्षद्वीप ने अपने यहाँ प्रोजेक्ट बार्न आउल को लागू किया है। अब ये है क्या, ठीक है ना, बार्न उल्लू परियोजना क्या है जो कि लक्षद्वीप में चलाएगी। ध्यान देना, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है। केरल ने सहयोग किया है और ये परियोजना लागू हो रही है कहाँ पर, लक्षद्वीप में, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है हमारा, वहाँ पर। लेकिन उस चीज़ में सहयोग कौन दे रहा है, तो केरला स्टेट का जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको सहयोग कर रहा है। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके मंत्री आप बहुत अच्छे से जानते हैं कौन है, उन्होंने रविवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप प्रशासन ने कृतंकों के खतरों, यानी क्या लिखा हुआ कृतंकों, बताते इसका मतलब क्या लिखा हुआ, कृतंकों के खतरे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए केरला स्टेट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके सहयोग से प्रोजेक्ट बार्न आउल्स को सफलतापूर्वक लागू किया। अब यहाँ पर समझिएगा, लक्षद्वीप में जो है फसल, जो किसानों की जो फसल है, जो खेत हैं, वहाँ पर चूहों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ना, जहाँ पर जो एक शब्द आपने देखा था, शब्द ये जो लिखा हुआ था कृतंकों, ये यानी चूहे को ही यहाँ पर बोला गया है। तो चूहे क्या कर रहे हैं इस समय, वहाँ पर फसल को नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, चूहे खेत में हो जाएंगे तो फसल को नुकसान तो होना ही है, सीधी सी बात है। तो उस चीज़ से निपटने के लिए केरला ने क्या, लक्षद्वीप ने क्या किया है, बारनाउल क्या होता है, एक उल्लू की एक बहुत ही वितरित प्रजाति, यानी कि आसानी से हर जगह आपको देखने को मिल जाती है। तो उसको यानी वहाँ पर उल्लुओं को यानी खेत में छोड़ेंगे। होता क्या है कि उल्लू का ये जो बारनाउल है, इसका प्रमुख जो भोजन है वो चूहा ही होता है। तो वो चूहे को यानी वहाँ से समाप्त कर सकते हैं। तो ये क्या कर, अच्छा, इस चीज़ को समस्या निपटने के लिए और भी ऑप्शन होते हैं। जैसे कई लोग यहाँ पर जो है सांप वगैरह का सहारा लेते हैं, सांप है या फिर बिल्ली है, क्योंकि सांप और बिल्ली भी चूहे को खा जाते हैं। तो वो लोग, कुछ लोग ये भी करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लक्षद्वीप को जो सही सबसे आइडिया लगा वो बारनाउल का, उल्लू के माध्यम से वो खेतों से चूहों को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट बारनाउल। कहाँ पर है, लक्षद्वीप प्रशासन ने इसको लागू किया है, किसके सहयोग से, तो केरला स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 10 पर, जो कि लिखा हुआ है कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कई सारे, आंसर भी आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, परमाणु परीक्षण, जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब, 29 अगस्त को। ठीक है, फोटो में आप यहाँ पर देखें, 29 अगस्त 2020 को मनाया गया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 2020। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या कि जैसे कि परमाणु हथियारों पर जो है बैन है, उन पर टेस्टिंग वगैरह। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ देश जो हैं वो अभी आज भी परमाणु टेस्टिंग कर रहे हैं। इसके आरोप नॉर्थ कोरिया, चाइना, इन देशों पर ये आरोप बहुत ही यानी लगना आम बात है न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर। तो यहाँ पर लिखा कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जागरूकता पैदा करना और लोगों को परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोटों और अन्य परमाणु विस्फोटों के तथ्यों के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में लोगों को शिक्षित करना, यानी कि लोगों को बताना है, जागरूक करना है कि जो ये न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, जो परमाणु हथियार होते हैं, ये मानव जाति के लिए, समाज के लिए कितने ज़्यादा खतरनाक हैं और हानिकारक हैं, इनके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं, कितने क्या दुष्प्रभाव हो चुके हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, तो परमाणु परीक्षण के खिलाफ जो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये 29 अगस्त 2010 को मनाया गया था। ये बात आपके लिखने योग्य है, इसको याद करने योग्य है। आपसे पूछ लेगा कि 29 अगस्त 2020 को परमाणु परीक्षण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो 29 अगस्त 2010। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। प्रश्न संख्या नंबर 11 आज का अंतिम प्रश्न है हमारा। किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने पेंशनर्स कॉर्नर नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG ने किया है, कि CISF ने किया है, कि CRPF ने, या फिर BSF ने? आंसर आप अब तक इसका देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि CISF, यहाँ पर CISF का लोगो भी आप देख रहे हैं। CISF ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, एप्लीकेशन का नाम क्या है, पेंशनर्स कॉर्नर।
CISF यानी कि क्या, आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है ना, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया, पेंशनर कॉर्नर के नाम से। ये क्या होगा, एक इन हाउस मोबाइल एप्लीकेशन बनाया और लॉन्च किया। पेंशनर्स कॉर्नर्स जो है वो पेंशनरों के संपर्क में रहते हैं और उन्हें एक स्टॉप सोल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाते हैं। यानी जो CISF के जो पेंशनर्स हैं, जिनको पेंशन वगैरह मिलती है, उनके सुविधा के लिए, उनकी हेल्प के लिए, ठीक है, उनकी सहायता के लिए और उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए CISF ने ऐसा किया हुआ है, ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो एप्लीकेशन का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, पेंशनर्स कॉर्नर, CISF ने इसको लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। किसके लिए, अपने पेंशनर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए। बात करेंगे, यहाँ पर नाम आया है जो हमारे पास CISF का। CISF का लोगो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने जो बताया आपको, CISF की स्थापना जो है वो 1969 में हुई थी। इस बात को आप ध्यान करेंगे, लिख लेंगे, इसको नोट करेंगे। CISF की स्थापना 1969 में हुई और इसको सशस्त्र बल, ठीक है ना, आर्म्ड फोर्स यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्स का जो है बल का जो दर्जा है वो इसको 1983 में आकर मिलता है। तो ये स्थापना वर्ष आप ध्यान रखोगे 10 मार्च 1969, ठीक है ना, ठीक है, 10 मार्च 1969, यहाँ पर डेट भी लिख लेना। और CISF का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह होम मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है, यानी कि गृह मंत्रालय जो इस समय अमित शाह जी के पास है, उसके अधीन जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे CISF हो, BSF हो, CRPF हो, ठीक है ना, SSB हो, ये जो सारे हैं ना, CRPF हो, ये सब गृह मंत्रालय के अधीन ही कार्य करते हैं। वर्तमान समय में CISF के जो DG हैं, यानी कि डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस जो हैं, किसके, CISF के, वो कौन है, राजेश रंजन, ठीक है ना, IPS अधिकारी राजेश रंजन, क्या नाम है, IPS अधिकारी राजेश रंजन इस समय CISF के महानिदेशक हैं, ध्यान रखिएगा। और CISF का यहाँ पर एक जो है मोटो भी लिखा हुआ, आदर्श वाक्य यहाँ पर अगर आप देख पाएँ, संरक्षण एवं सुरक्षा, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो, ठीक है, संरक्षण एवं सुरक्षा, तो ये क्या है, मोटो है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, CISF का मोटो है, आदर्श वाक्य, आइडल सेंटेंस है। तो जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है, उम्मीद करते हैं आपने सभी जानकारी नोट की होगी, नोट्स बना रहे होंगे। और जो है वीडियो ये आज आपको सुबह नहीं मिल पाया, ठीक है, सुबह किसी कारणवश लेट हो गए, जो कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आपको अवेलेबल नहीं हुआ, लेकिन ये भी वीडियो शाम को अपलोड हो रहा है। देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और वीडियो में दी गई सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, आपके लिए जाने कि अच्छा लगता है आपको पढ़ने में, तो आप लाइक और शेयर में कमी मत करें। इस समय जो है आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं लाइक और शेयर करने में, तो जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक किया करिएगा और उसको शेयर भी करें, जिससे इसका फ़ायदा दूसरे लोगों को भी मिल सके और हमें भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए अपना सेशन यहीं तक, और हर बार की तरह यहाँ पर मैं आपसे आज कुछ प्रश्न यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहे हैं आज के सेशन में, जिसके आंसर जो हैं आपको कमेंट बॉक्स में जाके लिखने हैं। पिछली बार जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे जिनके आज स्टार्टिंग में आंसर दिए, उसके आंसर मात्र 2 लोगों ने पिछली इनको जो आज जो क्वेश्चन मैंने आंसर दिए हैं बताया है, उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो केवल 2 विद्यार्थियों ने ही किए थे। तो आज उम्मीद करते हैं आप बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं, आज यहाँ पर स्लाइड में आप देख रहे हो, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है, ठीक है। और फिर देखते हैं कितने लोगों ने इसके आंसर किए, सही आंसर किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताना है ये आपको। सेकंड क्वेश्चन है कि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है कि कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन से स्टेट में स्थित है। ऑप्शन 4 है कि GST परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया। जो GST काउंसिल को यानी फॉर्म में लाया गया, उसका गठन किया गया, वो भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत किया गया। 4 प्रश्न यहाँ पर हैं, चारों प्रश्न आसान हैं। भले ही आप कहीं से ढूंढ के लिखते हैं, आपको याद ना आता हो, लेकिन आप कहीं से ढूंढने के बाद लिखते हैं, वो भी सही है। अगर आप अपने मन से ढूंढ के आंसर करने आओगे कमेंट में, वो चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। इसी तरह से मैं रोज़ 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो जीके, स्टैटिक जीके या फिर इस तरह की जो चीज़ें होंगी, वो पॉलिटी से जुड़ी, हिस्ट्री से जुड़ी, कुछ ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपके बीच में यहाँ पर रखता रहूँगा। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। तब तक अपना आप ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।